हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के जरिए हम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखने में आया कि इनके मॉलिक्यूलर मास जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड किए हैं वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से वेरी करते हैं। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड या बेंजाइक एसिड या फिनॉल या एल्युमिनियम क्लोराइड ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, इनके मॉलिक्यूलर मास इनके सॉल्यूशन से फाइंड करते हैं तो कई केसेस में इनके मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि वो मॉलिक्यूल हो सकता है कि सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएट हो गए हों या सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो गए। तो जब कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालते हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से काफी वेरी करते हुए आता है, काफी डिफरेंस लेते हुए आता है। अब जैसे एसोसिएशन पर मॉलिक्यूलर मास किस तरह से चेंज होता है ये मैं बता रहा हूं। अगर एसिटिक एसिड या बेंजाइक एसिड का सॉल्यूशन हम बेंजाइक एसिड का सॉल्यूशन हम बेंजीन के अंदर बना रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एसिटिक एसिड या बेंजाइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना चाहता हूं और इसके लिए मैंने बेंजीन के अंदर सॉल्यूशन बनाया है, तो ये मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल या बेंजाइक एसिड के मॉलिक्यूल या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए डाइमराइज हो जाते हैं और डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। किस तरह से डाइमराइज होते हैं? ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, जब हम इसको बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए डाइमराइज हो जाएगा और डाइमेरिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर हम एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना चाहते हैं तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 आता है, लेकिन जब बेंजीन में सॉल्यूशन बनाकर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जरिए हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास 60 की बजाय 120 आएगा। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बेंजीन में डाइमराइज हो गए। ऐसे ही अगर हम बेंजाइक एसिड ले लेते हैं और उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं तो एसोसिएशन की वजह से उसका भी मॉलिक्यूलर मास बेंजीन के अंदर लगभग 2 गुना आता है। तो चूंकि मॉलिक्यूल अगर डाइमराइज या ट्राइमराइज या टेट्रामराइज हो जाते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से डबल, ट्रिपल या 4 गुने तक आ सकते हैं। तो इस तरह से आने वाले मॉलिक्यूलर मास को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, जैसे हमने NaCl का सॉल्यूशन बनाया है वाटर के अंदर, तो NaCl एक आयनिक सब्सटेंस है। वाटर में डिसॉल्व करने पर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में ब्रेक हो जाएगा। तो NaCl का एक फार्मूला यूनिट, NaCl ये मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि इसकी फार्मूला यूनिट है जिसका कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास 58.5 आता है और ये आयोनाइज होकर सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक हो रहा है। अगर ये 100% आयोनाइज हो जाता है तो एक्व सॉल्यूशन ऑफ NaCl में NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 डिवाइडेड बाई 2 आता है, क्योंकि वो NaCl की फार्मूला यूनिट 2 आयनों में ब्रेक हो गई है। तो इस तरह से एसोसिएट होने पर या डिसोसिएट होने पर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमको ऑब्टेन होते हैं, मींस सही मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन नहीं होते हैं। अब इस समस्या का समाधान हमको वॉन थॉप ने दिया। वॉन थॉप ने एक फैक्टर डेवलप किया जिसे हमने वॉन थॉप फैक्टर आई नाम दिया। उस वॉन थॉप फैक्टर आई की हेल्प से हम सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जरिए एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की जगह हम एक्चुअल या सही मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। जो वॉन थॉप फैक्टर है वो एक्चुअल में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है, जिसे हम अब पढ़ने वाले हैं। अब हम वॉन थॉप फैक्टर आई पढ़ते हैं। जब हमने इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंपेयर किया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के से ज्यादा आती है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जैसे NaCl, KCl, CaCl2, BaCl2 इस तरह के किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की मेजर करते हैं
तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू काफी ज्यादा आ रही थी। इसके पीछे रीजन जो है वो है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन होने के बाद सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिससे उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आने लगती है। सपोज करो हम 1 लीटर सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन, ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं ग्लूकोज का, और 1 लीटर सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 ही है NaCl का बना रहे हैं, तो 1 मोलर 1 लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल Na मींस एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। उसके अंदर पार्टिकल होंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर Na है वो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है। 1 मोल सब्सटेंस के अंदर 1 मोल सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल हैं। अगर हमने 1 मोलर 1 लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाया है तो इसके सॉल्यूशन में के 1 लीटर में 1 मोल डिजोल्व होंगे, और 1 मोल डिजोल्व होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 लीटर के अंदर ग्लूकोज के नंबर ऑफ पार्टिकल है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। अगर यही सॉल्यूशन हमने 1 मोलर 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन बनाया, तो NaCl सॉल्यूशन बनाया तो NaCl में Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में आयोनाइज हो गया। तो यहां पर 1 मोल 1 लीटर के अंदर 1 मोल NaCl होना चाहिए था, NaCl के पार्टिकल 1 मोल होने चाहिए थे, उसकी जगह ये कितने हो जाएंगे 2 मोल हो जाएंगे। 1 मोल NaCl फॉर्मूला यूनिट 1 मोल Na पॉजिटिव आयन और 1 मोल Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा, टोटल मिला के 2 मोल्स आयन इसके अंदर हो जाएंगे। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 एवोगैड्रो नंबर के बराबर 2 Na के बराबर पार्टिकल हो जाएंगे, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो किसके बराबर हैं Na के बराबर है। तो 1 लीटर में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर एवोगैड्रो नंबर से डबल पार्टिकल है, तो इस सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इससे डबल आएगी। तो इसी रेशो को, इसी चीज को समझने के लिए वन थॉप ने फैक्टर दिया, जिसे वन थॉप फैक्टर कहा। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशो को हम वन थॉप फैक्टर कहते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आफ्टर आयोनाइजेशन, किसी इलेक्ट्रोलाइट की आफ्टर आयोनाइजेशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए फाइंड कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और थ्योरेटिकली जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे NaCl का अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है तो उसे 1 मोलर मानकर ही अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। और ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो को हम वन थॉप फैक्टर I बोलते हैं। तो हम I लिख सकते हैं कि I इक्वल हो जाएगा पाई ऑब्जर्व मीन्स ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइडेड बाई पाई कैलकुलेटेड, और जो वन थॉप इक्वेशन पाई इक्वल CRT के जरिए हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके रेशियो को हम I बोलेंगे। या डेल्टा TB ऑब्जर्व मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो ऑब्जर्व वैल्यू है, और डेल्टा TB कैलकुलेटेड, इनका जो रेशियो है वो वन थॉप फैक्टर I आएगा। ऐसे ही डेल्टा TF कैलकुलेटेड अपॉन डेल्टा TF ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TF कैलकुलेटेड का जो रेशियो आएगा वो वन थॉप फैक्टर I होगा। तो ये वन थॉप फैक्टर है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम बात करें, ये मॉलिक्यूलर वेट का या मॉलिक्यूलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो एक गिवन या पर्टिकुलर अमाउंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगी, और अगर मॉलिक्यूलर मास कम है मींस मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं तो उसी अमाउंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वन थॉप फैक्टर I कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास
का रेशियो भी हो सकता है। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास मतलब NaCl है, इसका कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे कि Na का 23 प्लस Cl का 35.5, इन दोनों को सम कर दोगे तो 58.5 आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, वो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास होगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास के रेशियो को हम वॉन ऑफ फैक्टर आई बोलेंगे, या ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो को हम वॉन ऑफ फैक्टर आई बोलेंगे। वॉन ऑफ फैक्टर आई की हेल्प से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो हम इसकी हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना चाहते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल होगा I-1 अपॉन M-1। यहां पर I का मतलब वॉन ऑफ फैक्टर है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और M है कि कोई आयनिक सब्सटेंस आयोनाइज होने के बाद कितने पार्टिकल में टूट रहा है। जैसे हमने NaCl लिया तो ये आयोनाइज होके Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है, तो 2 आयनों में ब्रेक हो रहा है तो M की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर हमने BaCl2 लिया तो ये आयोनाइज होके Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव आयनों में ब्रेक हो रहा है, तो ये कुल मिलाकर 3 आयनों में ब्रेक हो रहा है, तो M की वैल्यू 3 आएगी। ऐसे ही अगर K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये आयोनाइज होके 4K पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6 4 नेगेटिव मीन्स 5 आयनों में ब्रेक हो रहा है, तो इसके लिए M की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहां पर M क्या है कि कोई भी आयनिक सब्सटेंस जितने आयनों में ब्रेक हो रहा है वो M की वैल्यू है, I वॉन ऑफ फैक्टर है, और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो I की हेल्प से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से I फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया, ऐसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी I की हेल्प से या वॉन ऑफ फैक्टर की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। यहां अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ये डिसोसिएशन था, ये एसोसिएशन है, और ये अल्फा इक्वल हो जाएगा I-1 अपॉन 1/M-1। यहां पर M का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एसोसिएट हो रहे हैं। जैसे एक M मॉलिक्यूल एसोसिएट होके AM बना रहा है, तो जैसे डाइमराइज अगर हो रहा है तो M की वैल्यू 2 आएगी, अगर कोई मॉलिक्यूल ट्राइमराइज हो रहा है तो M की वैल्यू 3 आएगी, और टेट्रामराइज हो रहा है तो M की वैल्यू 4 आएगी। तो यहां पर M क्या है कि जितने मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं वो M है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में वो जितने आयनों में ब्रेक हो रहा है वो M है। तो इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूले हैं, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन I की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। इनको नोट कर लें और याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर पर कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू I इक्वल 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अगर I की वैल्यू 1 से कम आ रही है, मीन्स I 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन हो रहा है। सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल का एसोसिएशन हो रहा है, और अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो रहा है। तो सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही होगी, एसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू 1 से कम आ रही होगी, और अगर I की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसके अलावा वॉन्ट ऑफ फैक्टर I आने के बाद जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की इक्वेशंस पढ़ी थी वो मॉडिफाई हो गई। कैसे, अगर हम पाई लिख रहे हैं तो पाई इक्वल CRT की जगह हो गया
पाई इक्वल ICRT, इसमें हम एबनॉर्मल कंडीशन में या एसोसिएशन या डिसोसिएशन में भी पाई की सही वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही डेल्टा TB इक्वल KB इंटू M था, तो वो उसकी जगह इक्वेशन बन गई डेल्टा TB इक्वल I KB इंटू M, और डेल्टा TF था वो हो गया I KF इंटू M। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब की जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो गई। साथ ही अगर हम रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर को भी देख रहे हैं तो वो होगा PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इक्वल XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था उसकी जगह हो गया IXB। तो इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सारे जो इक्वेशन है वो मॉडिफाइड होके हमारे सामने आ गई। ये लास्ट वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होती है, इन 3 इक्वेशन पर आप गौर करें। तो ये सारा नोट कर लें। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अब हम वांट ऑफ फैक्टर I और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, a DC normal solution of potassium ferrocyanide is 50% dissociated at 27 degrees Celsius. Calculate osmotic pressure of the solution. तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जो 50% आयोनाइज हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, और इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर हमको फाइंड करना है और उसकी एक्चुअल वैल्यू मींस जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको वांट ऑफ फैक्टर की I की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले हम वांट ऑफ फैक्टर I कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो बारी बारी से करते हैं। तो सबसे पहले हम I कैलकुलेट कर रहे हैं। तो I कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से I का जो रिलेशन है वो है अल्फा इक्वल I-1 अपॉन M-1। यहां पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 50% है और 1 के रिस्पेक्ट में ये 0.5 आ जाएगा। अल्फा 50% है तो 1 के रिस्पेक्ट में 0.5 आ जाएगा। I वांट ऑफ फैक्टर है जो हमको कैलकुलेट करना है, और M होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद जितने आयनों में ब्रेक होता है दैट इज M। तो अगर हम K4 FeCN6 को आयोनाइज करेंगे तो ये 4K पॉजिटिव आयन प्लस एक FeCN होल 6 -4। तो इस तरह से कुल मिला के 4 पोटेशियम आयन और एक फेरोसाइनाइड आयनों में आयोनाइज हो जाएगा। तो इसके लिए M की वैल्यू 5 आएगी, एक 4 पोटेशियम आयन और एक फेरोसाइनाइड आयन। तो M की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू लगा देंगे। अल्फा की वैल्यू है 0.5 इक्वल I हमको फाइंड करना है -1 अपॉन 5 -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू 3 आ जाएगी। I की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3। तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया जिसमें हमने I की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दूसरे स्टेप में हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन जो I के साथ है वो क्या है कि पाई इक्वल ICRT। पाई इक्वल ICRT। I हमने निकाल लिया है, 3 है। कंसंट्रेशन की बात करें तो यहां देसी नॉर्मल सॉल्यूशन दिया है, जबकि यहां मोलरिटी में हम कंसंट्रेशन यूज करते हैं। तो अगर हम मोलरिटी में यूज करते हैं तो मोलरिटी इक्वल होता है नॉर्मलिटी अपॉन जेड फैक्टर या एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में वैलेंसी फैक्टर 4 है। हमें कैसे मालूम पड़ता है कि वैलेंसी फैक्टर 4 है? किसी भी सॉल्ट के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। पॉजिटिव चार्ज में
पोटेशियम है पॉजिटिव आयन में, और पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कुल 4 पोटेशियम के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो यहां वैलेंसी फैक्टर पॉजिटिव चार्ज के लेवल पर 4 आ रहा है, सेम नेगेटिव चार्ज के लेवल पर आएगा। फेरोसाइनाइड एक ही आयन है और उस पर -4 चार्ज है, तो चाहे टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लें या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लें, वैलेंसी फैक्टर दोनों ही तरीके से इक्वल आता है और वो इस केस में 4 है। तो हम देखें नॉर्मलिटी कितना है, नॉर्मलिटी डेशी नॉर्मल है, मींस 1/10 है, और जेट फैक्टर मींस वैलेंसी फैक्टर इसके अंदर 4 आ रहा है, तो मोलरिटी 1/40 आ गया। तो सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी डेशी नॉर्मल था उसकी मोलरिटी 1/40 आ गया या m/40 आ गया। अब हमारे पास सारी चीजों की वैल्यू है। पाई इक्वल आई कितना है 3, सी कितना है 1/40, कंसंट्रेशन मोलरिटी में कितना आया है 1/40, आर कितना होता है, आर मीन सॉल्यूशन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट के इक्वल इसकी वैल्यू होती है। लीटर एटीएम में इसकी वैल्यू 0.0821 होती है, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में ये 300 हो जाएगा। तो आई 3 है जो हमने कैलकुलेट पहले कर लिया है, कंसंट्रेशन में मोलरिटी 1/40 है, वो भी हमने नॉर्मलिटी से कैलकुलेट कर ली है। सॉल्यूशन कांस्टेंट आर या कुछ ऑथर इसको एस भी लिखते हैं, उसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है, और 300 केल्विन इसका टेम्परेचर है। अब बस इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो 1.85 ATM इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का आना चाहिए 1.85 ATM। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप इसे नोट कर लें। हमारी अगली प्रॉब्लम है 0.9% weight to volume solution of NaCl is isotonic with 5.4% weight to volume solution of glucose. Calculate degree of dissociation alpha and want of factor I of NaCl solution. तो इस पूरी प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने की प्राइमरी कंडीशन ये है कि इन दोनों सॉल्यूशन का ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आना चाहिए। मींस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पाई ऑब्जर्व्ड NaCl का इक्वल होगा पाई ऑब्जर्व्ड ग्लूकोज के। अब NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है और ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज का ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर और कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आता है, लेकिन NaCl का ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं आता है। अगर हम कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर से ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें हमको वांट ऑफ फैक्टर आई की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसको अगर हम कैलकुलेटेड में कन्वर्ट करेंगे तो I इंटू पाई कैलकुलेटेड NaCl इक्वल पाई कैलकुलेटेड ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का पाई ऑब्जर्व और पाई कैलकुलेटेड सेम होता है तो हमने वैसे ही लिख दिया, जबकि कैलकुलेटेड वैल्यू में आई को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जर्व वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब पाई कैलकुलेटेड क्या होता है, CRT होता है, और C होता है कंसंट्रेशन, वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, और नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो फाइनली हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं कि I इंटू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू RT। ये किसके लिए है, ये NaCl के लिए, और इधर हो जाएगा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू RT। ये किसके लिए हो जाएगा, ये ग्लूकोज के लिए हो जाएगा। तो इस बार हमने ग्लूकोज को शॉर्ट में लिख लिया। अब हमको सबसे पहले आई कैलकुलेट करना है तो बाकी सारी वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी। पहला सॉल्यूशन है 0.9% वेट टू वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब है कि 0.9 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मीन्स 0.1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
और ये है 5.4% वेट टू वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब है कि 5.4 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मीन्स 0.1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारी वैल्यू हम आराम से पुट कर सकते हैं। तो I इंटू वेट इन ग्राम क्या है बेटा NaCl के लिए 0.9 ग्राम NaCl इन 0.1 लीटर मीन्स 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आता है 58.5, वॉल्यूम है 0.1 लीटर इंटू RT। ये हो गया NaCl के लिए इक्वल ग्लूकोज के लिए 5.4 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ ग्लूकोज 5.4, मॉलिक्यूलर वेट है 180 इंटू वॉल्यूम है 0.1 लीटर इंटू RT। अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, RT से RT कैंसिल आउट हो गया, 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो गया, और इसको जब सॉल्व किया तो I इक्वल 1.95 आएगा। I की वैल्यू कितनी आएगी 1.95। अब इस I की हेल्प से हम अल्फा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें रिलेशन आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा से, अल्फा इक्वल I-1 अपॉन M-1। यहां I हमने वॉन्ट ऑफ फैक्टर I निकाल लिया है, वो 1.95 है, 1.95 -1 अपॉन M का मतलब क्या होता है, M है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होने के बाद कितने आयनों में ब्रेक होता है। तो NaCl है, ये डिसोसिएशन के बाद दो आयन, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में टूटेगा, दो आयनों में ब्रेक होगा, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 -1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.95 आएगा, या फिर हम लिख सकते हैं कि ये अल्फा 95%। 1 के रिस्पेक्ट में 0.95 आ रहा है, तो परसेंटेज के रिस्पेक्ट में ये 95% आएगा। तो अल्फा की वैल्यू 95% आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या 0.95, जैसे भी ऑप्शन वगैरह दिए होते हैं, या थ्योरेटिकल में हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। और I वॉन्ट ऑफ फैक्टर I है 1.95। तो ये दोनों चीजें हमने सॉल्व कर ली हैं। इस प्रॉब्लम को आप नोट कर लीजिए। हमारी ये वाली प्रॉब्लम है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, KF दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इज लोअर्ड बाई 0.45 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड डाइमराइजेस इन बेंजीन। तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि एसिटिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के अंदर डाइमराइज होता है। यहां पर हमको डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड करना है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले I को, वॉन्ट ऑफ फैक्टर I को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें कि इसमें हमको फॉर्मूला क्या लगना है। तो हमें मालूम है कि डेल्टा TF इक्वल हो जाता है IKF इंटू M। अब मोलैलिटी की वैल्यू रखने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा I इंटू 1000 KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, और ये सारी वैल्यू पुट कर दें। डेल्टा TF की वैल्यू है 0.45 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में डिफरेंस सेम होता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में डिफरेंस सेम होता है, क्योंकि हम दोनों ही वैल्यूज में, डिफरेंस करने वाली दोनों ही वैल्यूज में अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दी है तो 273 को प्लस करते हैं, तो वो 273 एक दूसरे से माइनस हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहां डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस है वही केल्विन में डिफरेंस होगा। तो डेल्टा TF की वैल्यू है 0.45 इक्वल I हमको फाइंड करना है 1000 इंटू KF 5.12 दिया हुआ है, 5.12 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड है, 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट है वो 60 होता है, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन का 20 ग्राम दिया हुआ है। तो ये लगा दिया हमने। तो इसमें जब हम I फाइंड करेंगे, आप कैलकुलेट करें, जब हम I फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.527, I की वैल्यू आएगी 0.527।
अब इसकी हेल्प से हमको अल्फा कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। तो हमारी पहली आ गई वैल्यू आई, वन ऑफ फैक्टर आई है 0.527। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन का आई से क्या रिलेशन है, तो यहां डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, यहां पर जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, इक्वल आई माइनस वन अपॉन 1/m-1। यहां पर m का मतलब है कि जितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड इज डाइमराइज इन बेंजीन, मीन्स m की वैल्यू कितनी आनी है, 2 आनी है। तो हम लिख दें अल्फा इक्वल आई कितना आया है 0.527 माइनस 1 अपॉन 1/2, m की वैल्यू 2 है -1। तो इसमें अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, तो आप जल्दी से अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए। ये अल्फा आएगा 0.946, या हम कह सकते हैं कि अल्फा है 94.6%। मीन्स इस प्रॉब्लम के अंदर जो डाइमराइजेशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, वो 94.6% रहेगा। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम हो गई है, आप इसको नोट कर लें। हमारी ये वाली प्रॉब्लम आयनिक इक्विलिब्रियम और लिक्विड सॉल्यूशन का फ्यूजन है। प्रॉब्लम है pH of a 0.1 molar monobasic solution is 2 at 300 Kelvin, calculate osmotic pressure। तो इसमें हमको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। मोनोबेसिक एसिड है, वो किस तरह से आयोनाइज होगा। मोनोबेसिक एसिड आयोनाइज होने के बाद एक पॉजिटिव आयन और एक एनाइन प्रोड्यूस करता है, तो इसमें m की वैल्यू 2 हो जाती है, इसके अंदर m की वैल्यू 2 हो जाती है। इस प्रॉब्लम में हमको अल्फा भी फाइंड करना है, अल्फा के साथ हमको आई फाइंड करना है और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अल्फा फाइंड करते हैं। तो अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला है कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल C अल्फा होता है, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻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 ⁻
जाएगा। तो अल्फा आएगा 10 to the power -2 डिवाइडेड बाई जो कंसंट्रेशन है 0.1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर? अल्फा की वैल्यू आ गई 0.1। तो अल्फा यहां 0.1 है। अल्फा निकालने के बाद हमको आई फाइंड करना है। तो आई के लिए क्या करेंगे? अल्फा इक्वल होता है i-1 अपॉन m-1। अल्फा है 0.1 इक्वल आई हमको निकालना है -1 अपॉन 2-1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई इक्वल हो जाएगा 1.1। तो इस तरह से हमने सबसे पहले आई फाइंड कर लिया। आई निकालने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल आई-सी-आर-टी। तो पाई इक्वल हो जाएगा, आई की वैल्यू कितना है? 1.1। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया 0.1। ये लिखा हुआ है 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी आ गई? 0.1। आर की वैल्यू होती है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। तो ये पूरा हम अगर कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई करें आप इसको, और कैलकुलेट करने के बाद बताएं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा 2.7 atm। तो 300 केल्विन पर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.7 atm आ रहा है। आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करें और नोट करें।